गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संडे की एक्स्ट्रा क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन बैच चैप्टर 5। आज होगा इसका लेक्चर नंबर 2, यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है ये। क्लास 12th रिवीजन। चैप्टर 5 लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। वीडियो तो देखा नहीं होगा। एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे डायामैग्नेटिज्म को। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। तो एटॉमिक मॉडल के ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग हर एटम के अंदर एक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पाया जाता है, एक सर्टेन, ठीक है। और जो एम प्रोड्यूस होता है उसमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है? स्पिनिंग का। मेन कंट्रीब्यूशन किसका होता है? स्पिनिंग का। रिवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उन मटेरियल्स में पाई जाती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जनरली इवन नंबर्स में होते हैं। किस में होते हैं? इवन नंबर्स में होने के कारण वो दो दो के क्या बना लेते हैं? पेयर। और एक पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिनिंग डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट। अगर एक का स्पिनिंग क्वांटम नंबर प्लस हाफ है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यानी हर इलेक्ट्रॉन इसमें किस फॉर्म में रहता है? पेयर के फॉर्म में। सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यानी पूरे एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया? 0। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फुल नेम क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटायर एटम m वेक्टर इक्वल टू 0। इसीलिए ऑर्डिनरी कंडीशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। समझ गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? इवन में। जनरली एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं। जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन में होते हैं। और इवन में होने के कारण ये दो दो के पेयर बना लेते हैं। यानी इस एटम में, इस मटेरियल के एटम्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल फॉर्म में नहीं रहते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में रहते हैं? पेयर के फॉर्म में। और एक पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी स्पिनिंग होती है। याद है ना? प्लस हाफ माइनस हाफ, N L M S, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। S को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग क्वांटम नंबर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होते हैं और एक पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिनिंग डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, जिससे एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को वो पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटायर एटम कितना हो गया? 0। इसलिए ये मटेरियल ऑर्डिनरी कंडीशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? एक के स्पिनिंग स्पीड को थोड़ा तेज कर देता है और दूसरे के स्पिनिंग स्पीड को थोड़ा धीमा कर देता है। नहीं समझे? जिससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होता है? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग स्पीड को थोड़ा तेज कर देता है, एक को थोड़ा धीमे कर देता है, ठीक है। जिससे अब वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाते, जिससे एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। इसका मतलब ये किसकी स्पिनिंग डायरेक्शन बढ़ जाती होगी? जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं करंट उसके अपोजिट होती है, इसलिए, ठीक है। तो किसकी स्पीड बढ़ जाती है? जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जिसके कारण मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड दोनों की इक्वल थी तब क्या कर रहे थे? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन जब एक की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी दूसरे की कम,
तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, यानी मटेरियल में एक थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। क्लियर? इसलिए ये कहाँ मैग्नेटाइज होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, the property of diamagnetism is found in those materials which have generally even number of electrons, which have generally even number of electrons. even को अंडरलाइन कर लो, even number of electrons, full stop. As a result, these electrons form pairs, and in each pair comma, the spinning direction of electrons is mutually opposite. Full stop. On happens so they completely cancel their magnetic movement with each other. फुल स्टॉप। नोट कर लें 10, लाइन चेंज करके नोट कर लो। 10 नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटायर एटम एम वेक्टर इक्वल टू 0। लिखो 10 नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटायर एटम एम वेक्टर इक्वल टू 0। पहले चेंज करें, when this material is kept in the external magnetic field, comma, the spinning speed of one electron in the pair is slightly increased while spinning speed of other electron, spinning speed of second electron, लिख लो, second electron is slightly decreased, full stop. As a result, a small magnetic movement
a small magnetic moment, ब्रैकेट में कैपिटल M वेक्टर, small magnetic moment, ब्रैकेट में कैपिटल M वेक्टर, is produced in the material opposite to the direction of external magnetic field, opposite to the direction of external magnetic field, external magnetic field, लिखा, full stop. Thus the material is slightly magnetized. Thus the material is slightly magnetized opposite to the direction of external magnetic field, opposite to the direction of external magnetic field. ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन में यही बचा आपका डाया पैरा फेरो का एक्सप्लेनेशन. ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जरूर होते हैं जो कि पेयर के फॉर्म में नहीं होते हैं. जैसे मान लेते हैं पी ऑर्बिट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पी में कितने सब शेल होते हैं, 3, पता ना, और 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो आप ऐसे भरेंगे, ऐसे तो भरे जाते हैं. ठीक है, तो देखिए इवन होने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो कि पेयर के फॉर्म में नहीं है. ठीक है, तो जितने पेयर के फॉर्म में उनका तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो सिंगल फॉर्म में है उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ एटम्स ऐसे जरूर होते हैं जिनमें, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जरूर होते हैं जो पेयर के फॉर्म में नहीं होते. समझ गए, यानी हर एटम में क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, 10 ईच एटम हैज अ परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट. दैट इज m वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0. वहां पे 0 था लेकिन यहां पे 0 नहीं है. क्लियरली ईच एटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, टीनी मैग्नेट. टीनी का मतलब छोटा, विच इज नोन एज एटॉमिक मैग्नेट्स. एटॉमिक मैग्नेट. क्लियर, किसकी तरह बिहेव करते हैं, टीनी मैग्नेट, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स, विच आर कह दो, विच आर नोन एज एटॉमिक मैग्नेट्स. क्लियर, क्योंकि हर एटम में क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट. यहां तक कोई दिक्कत, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशन में ये भी अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं. क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि रैंडमली अरेंज होते हैं. कैसे अरेंज होते हैं, डिसअरेंज मैनर में. ठीक है, तो इन द ऑर्डिनरी कंडीशन
किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड्स है तो किसी का डाउनवर्ड्स, किसी का राइट तो किसी का लेफ्ट, यानी सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, 0। m वेक्टर इक्वल टू 0। इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल, क्योंकि वीक में तो शो ही नहीं करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या करेगा, जितने एटॉमिक मैग्नेट्स हैं सब पे क्या लगाएगा, फोर्स कपल, जिससे ये घूम के कहाँ आ जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उन पे एक फोर्स कपल लगता है, और फोर्स कपल का काम क्या होता है, उनको घुमा करके कहाँ लाना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ गए, इसलिए कहाँ मैग्नेटाइज होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लेकिन होगा कब, जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए। ठीक है, कोई डाउट, लिखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, the property of paramagnetism is found in those materials in which atoms or molecules certainly have some excess electrons, which are not form pairs, that is remain in the single form, single form को अंडरलाइन कर लें। The magnetic moment of these single electrons do not cancel out. Magnetic moment of these single electrons does not cancel out, does not cancel out. Full stop. बस यहाँ से नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा, और इसको भी एज इट इज नोट कर लें, लेकिन लिखा देंगे इसमें। पहले यहाँ तक नोट करें, 10 से
यहाँ तक हो गया, आगे लिखें। व्हेन, नहीं, इन द ऑर्डिनरी कंडीशन, इन द ऑर्डिनरी कंडीशन these atomic magnets, these atomic magnets are in the disarranged manner, are in the disarranged manner, ब्रैकेट में लिख लो रैंडमली, रैंडम ऑर्डर, रैंडमली नहीं, रैंडम ऑर्डर, कॉमा, एज अ रिजल्ट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, net magnetic moment of entire material is zero. Entire material is zero. हाँ, पूरे मटेरियल का जीरो है, एटम का जीरो नहीं है, नहीं समझे? हाँ, एक एटम लेंगे m है, मटेरियल का m नहीं है, समझ गए? नेट मैग्नेट इज जीरो, दैट्स वाई, दैट्स कॉमा लगा के, दैट्स वाई these materials do not show magnetic property in the ordinary condition. In the ordinary condition. ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो। दोनों आगे लिखें, एक लाइन लिखें, दो लाइन। व्हेन दिस मटेरियल इज केप्ट in the external magnetic field, in the strong external magnetic field, in the strong external magnetic field, comma, a force couple acts, a force couple acts on these atomic magnets, on these atomic magnets as a result, कॉमा लगा के, as a result they rotate and align, they rotate and align, align लिख लेंगे, ALLIGN, align in the direction of external magnetic field, in the direction of external magnetic field, and the material is slightly magnetized, the material is slightly magnetized, the material is slightly magnetized in the direction of external magnetic field. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, यहां तक सेम है,
दोनों का, चाहे पैरा हो चाहे फेरो हो। जैसे पैरा का ईच एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा था, टिनी मैग्नेट, वैसे इसका भी ईच एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, टिनी मैग्नेट। यहाँ तक सेम है, यहाँ के बाद अंतर है। तो इतनी जगह छोड़ दोगे, जब समर वेकेशन हो तो उसको फिल कर लेना, ठीक है। नहीं समझे, समझ आया, ठीक है। इतनी जगह छोड़ दो, आगे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेट्स कैसे हैं, डिसअरेंज मैनर में है। वहाँ पे कैसे होते हैं, सिस्टमेटिकली। कैसे होते हैं, ग्रुप्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप्स। यहाँ तक सेम है दोनों, इसका चेंज है। तो एटॉमिक मैग्नेट्स जहाँ तक लिखा है यहाँ तक सेम है, ठीक है। बस जहाँ पे पैरा था वहाँ फेरो लिख लोगे, जहाँ पैरा था वहाँ क्या लिख लोगे, फेरो। अब इसके जो एटम्स होते हैं वो डिसअरेंज मैनर में नहीं होते हैं, ग्रुप्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। और एक डोमेन में कितने एटम्स हो सकते हैं, 10⁻17 टू 10⁻21। यानी डोमेन छोटा भी हो सकता है, डोमेन बड़ा भी हो। दोनों में 10,000 गुने का अंतर है, समझ गए। एक डोमेन में जितने एटम्स होते हैं सबका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। एक डोमेन में जितने एटम्स होते हैं सबका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कंडीशन में, इन द ऑर्डिनरी कंडीशन, इनका भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, 0। क्योंकि ये इस तरीके से डोमेन अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इससे कैंसिल हो गया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। परमानेंट मैग्नेट वो ऑर्डिनरी कंडीशन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। तो उसमें क्या होता होगा, एक डोमेन बड़ा दूसरा छोटा, जिससे एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाते होंगे। बाकी आयरन में, कोबाल्ट में, निकल में, सब में ऐसा होता है। परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं, Fe3O4, Fe3O4, ठीक है। जिसमें हम लोग ऑर्डिनरी कंडीशन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि उसमें एक डोमेन बड़ा होता है, उसका अपोजिट वाला छोटा होता है, जिससे वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम उसकी बात ना करके हम आयरन, कोबाल्ट, निकल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एंटायर मटेरियल कितना होता है, 0। दैट्स वाई these materials do not show magnetic property in the ordinary condition. in the ordinary condition, लेकिन ये चीज किसको छोड़ करके है, परमानेंट मैग्नेट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट परमानेंट मैग्नेट्स। कौन से होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, Fe3O4। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। हाँ, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दो तरीके से इनमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है। तो पहले लिखिए, उतनी जगह छोड़ दी, अरे वहां तक टिनी मैग्नेट्स तक, उसका लिखो। इन द फेरोमैग्नेटिक substances, in the ferromagnetic substances, ferromagnetic substances
comma, these atomic magnets arrange in the form of groups, which are known as domains, डोमेन्स को अंडरलाइन कर लें. इन अ डोमेन, फुल स्टॉप के बाद, इन अ डोमेन देयर में बी 10 to the power 17 to 10 to the power 21 atoms. 10 to the power 17 to 10 to the power 21 atoms. And the direction of each atom, the direction of magnetic moment of each atom, in a domain is same. फुल स्टॉप. ठीक है, इसका ये नोट कर लें. ऑर्डिनरी कंडीशन से ये पूरा यहां तक, ये पूरा हमने लिखा दिया कि अरेंज रहते हैं. ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है. ये पूरा एज इट इज. हो गया यहां तक. देखिए, in the external magnetic field, magnetism is produced by two ways. ठीक है, तो इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय टू वेज. पहला क्या है? बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन. कोई दिक्कत? बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डोमेन. इसमें कैसे होता है? अगर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, कहाँ रखें? वीक. तो यहां पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? वीक. ठीक है, तो वो जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है वो आसपास के एटम्स को अब रोटेट करके अपने में मिला लेता है. यानी उसकी बाउंड्री क्या होती है? शिफ्ट हो जाती है. तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे. जब पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ प्रोड्यूस होगा?
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, यानी इस एटम, इस डोमेन ने क्या किया है, आसपास के एटम्स को रोटेट करके अपने में मिला लिया है, दूर वालों पे नहीं मिला पाया है, इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो किस डोमेन की बाउंड्री शिफ्ट हो गई है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, नहीं समझे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ गया है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसका साइज कम हो गया है, जिससे एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ मैग्नेटाइज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत तेजी से तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक, ठीक है। और कहीं अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, बाय द रोटेशन ऑफ डोमेन्स, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे स्ट्रॉन्ग, कैसा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, तो सारे के सारे डोमेन रोटेट होकर के कहाँ आ जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से कहाँ मैग्नेटाइज होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत तेजी से, क्लियर। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए डाया और पैरा के एटम्स में, डाया और पैरा के एटम्स, ठीक है, in diamagnetic substances, net magnetic moment of each atom कितना होता है, 0। in para and ferromagnetic substances, each atom has a permanent magnetic moment, magnetic moment, that is m vector is not equal to 0, ठीक है। there is no difference there is no difference in the atoms of para and ferromagnetic substances, तो ये एक तरीके से समरी हो गई, ठीक है। there is no difference in the atoms of, there is no difference between the atoms of dia and para, no sorry, para and ferro magnetic substances,
ठीक है। तो एटम में कोई डिफरेंस नहीं है। किसके एटम में? पैरा और फेरो। बस डिफरेंस क्या है कि पैरा के एटम कैसे रहते हैं? अस्त व्यस्त, डिसअरेंज मैनर में, और फेरो के क्या रहते हैं? ग्रुप्स के फॉर्म में, सिस्टमेटिक। अगर किसी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके डोमेन क्या होंगे? ब्रेक होने लगेंगे, और उसके भी एटम क्या हो जाएंगे? अस्त व्यस्त। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं? वैसे तो क्यूरी टेम्परेचर हट गया आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड जरूर पूछेंगे, और इसी को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। ये जो डोमेन टूटते हैं इसी को क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर की बात केवल किस में की जाती है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। किस में बात की जाती है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, यहां तक पहुंच गए ना? लिखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर में लिखो, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ ferromagnetic substance, for a ferromagnetic substance, the maximum temperature for a ferromagnetic substance above which it behaves like a paramagnetic, above which it behaves like a paramagnetic substance, ब्रैकेट में लिख लो, because domains are break. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो दिस टेम्परेचर it remains ferromagnetic, it remains ferromagnetic, comma, is called Curie temperature of that ferromagnetic substance, ferromagnetic substance. ठीक है, आयरन के लिए कितना होता है? 770, निकल के लिए 358, अगर केल्विन पूछा जाए 273 ऐड कर देते हैं, कोबाल्ट के लिए 1121, तीनों लिख लो। क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पैरा और फेरो का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका मैग्नेटिज्म क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? ठीक है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है इसको अभी देखेंगे। बस इसके बाद इसमें कोई डिफिनेशंस बची हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सब पूछा जाएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब डेफिनेशन। ठीक है, तो 4-5 डेफिनेशन बता करके कल इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम ट्राई करके आनी है, समझ गए ना? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, बस इतना बहुत सही है, ज़्यादा क्या लिखोगे।
काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T। टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पे, C, क्यूरीज कांस्टेंट। फॉर, और उसका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होती है इसकी यूनिट। अरे जब ये यूनिट लेस है तो ये भी तो टेम्परेचर होगा, तब तो कैंसिल होगा। कहीं कहीं CT भी लिख देते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट फॉर गिवन सब्सटेंस, यानी अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग। ठीक है, लिखिए। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the magnetism of diamagnetic substances, diamagnetic substances, while magnetism of para and ferromagnetic substances, para and ferromagnetic substances, ferromagnetic substances decreases with time, with temperature, decreases with temperature। ठीक है, para चेंज करके इन्वर्टेड कॉम लिखें। The magnetic susceptibility of para and ferro magnetic substances is inversely proportional to absolute temperature of that substance, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, इसको जरा फिर से देखो, क्या लिखा है हमने, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ आ लिखो, ऑफ अ पैरा और फेरो, ऑफ अ पैरा और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं, सब्सटेंस, समझ गए। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, नोट कर लें इसको। तो इसमें केवल डेफिनेशंस बची हैं, कौन कौन सी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इनके डेफिनेशन बता के इसमें रिलेशन, यानी मुश्किल से 15-20 मिनट का बचा इसमें, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे कल। ठीक है, तो कल इसकी चैप्टर ख़त्म करके इसकी प्रॉब्लम्स, तो ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, कल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक, फिर हम लोग आ जाएंगे यूनिट 4 में, EMI एंड AC। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।